नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की एडिया गैस का स्टोरी टेलिंग सीरीज में हम आपके लिए लाए हैं अशोक कुमार द्वारा लिखी एक बहुत ही बेहतरीन कहानी। इस कहानी का शीर्षक है आत्महत्या। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इसकी बातों में आ गए तो गुरु जमीन से भी जाओगे और जिंदगी से भी जाओगे। इन अंग्रेजी पढ़ों की करनी कुछ और, कथनी कुछ और, तीर कहीं निशाना कहीं। बंडिया ने अपनी बुझती चिलम से लगातार कश खींचते हुए कहा, बातें लगती तो ठीक हैं वैसे उन लोगों की। एक ने कहा, यही तो करिश्मा है उन हरामियों का, अच्छे अच्छे लगते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं और फिर अच्छी तरह लूट लेते हैं। बंडिया दादा, तुम जो भी कहो, जमीनें तो हमारी सूखी पड़ी है न, फसल तो हमारी अच्छी नहीं हो रही है न, पानी तो नहीं है न, बारिश का ठिकाना ही नहीं है। तो अगर हम इस तरह मर रहे हैं तो अगर उनकी बात मानकर भी मर गए तो फर्क क्या है? हो सकता है उनकी बात में सच्चाई हो, हमारी हालत सुधर ही जाए। दूसरे ने अपने मुंह से तंबाकू की पीक थूकी। फर्क ये है कि अभी बर्बाद होंगे तो कम से कम जमीन तो अपनी रहेगी। बंडिया ने बुजुर्गी के लहजे में समझाया, उनकी मान के बर्बाद हुए तो वो तो साले हमारी जमीन भी ले जाएंगे, फिर हम खाएंगे क्या और बोएंगे क्या? बंडिया किसानों के बीच बैठा अपनी बुजुर्गी झाड़ रहा था। सूरज ढलने के बाद छोटे से गांव चुडावा के किसान आपस में घेरा बनाए बैठे विचार विमर्श में थे। ये सिलसिला पिछले 2 महीनों से हफ्ते में 2 बार तो बन ही जाता था। कुछ किसान परेशान थे, कुछ कंफ्यूज थे, कुछ बौखलाए हुए थे। ऐसा सिलसिला तब से चल रहा था जब से महाराष्ट्र के परभणी जिले के इस छोटे से गांव में नाथूराम बागवे और चंद्रकांत भोयर का आना जाना शुरू हुआ था। नाथूराम बागवे कोंकण इलाके के कंकली गांव के एक मामूली किसान परिवार से था, लेकिन खेती से पूरा पड़ता नहीं दिखा तो उसके पिताजी नौकरी के सिलसिले में सतारा आए और वही बस गए। तब से खेती बाड़ी से उन सब का रिश्ता कम हो गया था, समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि चाचा ताऊ तो अभी गांव में ही थे और खेती ही उनकी आमदनी का एकमात्र जरिया था। नाथूराम ने साइंस से एसएससी किया। केमिस्ट्री उसका रुचिकर विषय था और बॉटनी उसे निहायत पसंद थी, क्योंकि उसमें पेड़ पौधों की बातें थी और पेड़ पौधों से तो उसका जेनेटिक लगाव था। कृषि विज्ञान में ग्रेजुएशन उसने किया वरोरा से, बाबा अमटे के आनंद आश्रम स्थित यूनिवर्सिटी से। वहाँ उसके संस्कार सेवा से जुड़े और वहाँ उसने सीखा कि किस तरह केवल सही काम करना या किसी की सेवा कर देना या इलाज कर देना ही काफी नहीं होता। जरूरी होता है किसी शख्स या किसी स्कीम या किसी चीज को ऐसी नौबत तक पहुँचा देना जिससे वो सक्षम हो जाए, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, उसे फिर किसी बात के लिए किसी सहारे की जरूरत न पड़े। वही उसने नेचुरल ऑर्गेनिक खेती के तौर तरीकों के बारे में सीखा। इंटरनेट पर भी इस सब के बारे में बहुत कुछ उपलब्ध था, इसलिए उसने तमाम लोगों के रिसर्च पेपर्स और किताबें पढ़ी और दुनिया के तमाम कृषि विशेषज्ञों से तबादले ख्याल किए। जब उसने डिग्री हासिल कर ली तो नौकरी के लिए जद्दोजहद शुरू हुई। उस सिलसिले में उसकी मुलाकात मुंबई यूनिवर्सिटी के कृषि विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल पांडे से हो गई। पांडे को नौजवान बागवे की बातें और हौसले पसंद आए और नौकरी क्योंकि कोई खाली नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसे टेम्पररी तौर पर रिसर्च एसोसिएट की जगह रख लिया। डॉक्टर पांडे कृषि में डी थे और उनके कई रिसर्च पेपर्स प्रकाशित हो चुके थे। एकेडमिक क्षेत्र में उनकी बड़ी धाक थी। वो हमेशा नाथूराम से कहा करते थे, जी लगा के मास्टर्स कंप्लीट कर, 2-4 रिसर्च पेपर्स लिख। 2-4 रिसर्च पेपर्स लिखेगा, अपना कुछ नाम करेगा, कम से कम लेक्चरर तो हो जाएगा, फिर रास्ता खुला है। दूसरों के लिखे पढ़े कहे को एयर कंडीशन लाइब्रेरी में बैठकर कट पेस्ट करूं, उसे रिसर्च कहते हैं। हर एक के बस का नहीं है सर। खेती के बारे में कुछ करना है तो जमीन पे जाकर करना पड़ेगा। किसान के साथ ये अंग्रेजी में लिखकर भारतीय किसान का क्या फायदा? वो तो पढ़ा लिखा भी शायद नहीं है। जब मैं जमीन से जुड़कर ऐसा कुछ कर लूंगा जिससे इस देश के किसान की तकदीर संवर सके, तब जरूर अपने तजुर्बे लिखूंगा ताकि पढ़ने वालों को इबरत मिले। अभी क्या लिखूं? तुझसे बात करना बेकार है। अप्रैल का महीना था, यूनिवर्सिटी में इम्तिहान हो चुके थे, मई से छुट्टियां होने वाली थी। नाथूराम के घर वाले शिरडी जाने का कार्यक्रम बना रहे थे। उसी गर्मी में बड़े जोर शोर से महाराष्ट्र के गांवों से किसानों की आत्महत्या की खबरें आ रही थी।
नाथूराम इस सब से बहुत व्यथित था। किसान आत्महत्या कर रहे थे क्योंकि उनकी फसल ठीक नहीं हो रही थी। उनके पास खाने को, अपने परिवार को खिलाने को नहीं था। बारिश 2 साल से ठीक से नहीं हो रही थी। बैंक वाले किसानों को बहलाकर अनाप शनाप कर्जे दे आए थे जो उन बेचारों ने अनजाने में ले लिए थे और अब उनके पास उसे अदा करने का पैसा नहीं था। इन आत्महत्याओं का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। कब तक ये लोग बारिश के भरोसे जिएंगे? नाथूराम ने अखबार फेंकते हुए कहा, तो तू क्या भगवान से लड़ेगा? भगवान ने बुद्धि दी है, इस्तेमाल करो। बारिश के इंतजार में बैठकर क्या होगा? ठीक है, हम लोग शिरडी चल रहे हैं न? बाबा से बारिश के लिए, सब किसानों के लिए प्रार्थना करना। मैं परभणी जा रहा हूँ। क्या तू हमारे साथ नहीं आ रहा है? नाथूराम की माँ को झटका लगा। नहीं, परभणी काय को? परभणी जिले में एक गांव है चुडावा, मैं वहाँ जा रहा हूँ। चुडावा क्यों? वहाँ किसान मर रहे हैं। आई तो किसान तो बहुत जगह मर रहे हैं, चुडावा ही क्यों? क्योंकि परभणी में मुझे फेसबुक पर एक मित्र मिला है जो कि किसान है और उसने खेती के नए तरीके ईजाद किए हैं। हम दोनों गांवों वालों की मदद करेंगे। 15 दिन मैं जाऊंगा, 15 दिन वो जाएगा और 15 दिन में किसान की तकदीर बदल जाएगी। हालत तो बदल ही जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बाग में। प्रोफेसर पांडे ने लताड़ लगाई। तुम फेसबुक पर मिलने वालों का विश्वास करते हो? रोज पढ़ते हैं कि सोशल साइट्स पर लोग कितने फेक प्रोफाइल्स बनाकर बैठे हैं। और दूसरी बात, हर बार 15-15 दिन के लिए तुम्हें छुट्टी कैसे मिलेगी? यूनिवर्सिटी में कोई कानून है कि नहीं? बात ठीक थी। नाथूराम ने माना, लेकिन गांव जाने की लालसा सारी बातों को दबा गई। जाकर देखता हूँ सर, परभणी वाला नहीं चलेगा। न चले, मुझे साल भर की स्टडी लीव मिलेगी, मैं उसमें चला लूंगा। नहीं कर पाऊंगा तो वापस आ जाऊंगा, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए न? प्रोफेसर पांडे हालांकि नाथूराम को डांटते रहते थे, उससे असहमत रहते थे, लेकिन दिल में कहीं नाथूराम उन्हें अच्छा लगता था। नाथू में जोश था, लोगों का भला करने की चाह थी जो शायद प्रो पांडे में भी थी, लेकिन जिंदगी के और जीने के चक्कर में वे इस ओर कुछ कर नहीं पाए थे। नाथूराम का परभणी का फेसबुक वाला दोस्त चंद्रकांत भोयर फेक नहीं था, किसान परिवार से था। पूना विश्वविद्यालय से उसने कृषि में स्नातक की डिग्री ली थी। डिग्री लेकर वो अपनी जमीनों पर गांव में वापस आ गया था। परभणी में उसका पुश्तैनी मकान था जहां वो लोग 3 पीढ़ियों से संयुक्त परिवार में रह रहे थे। वही पास के गांव में उनकी अच्छी खासी खेती थी। चंद्रकांत अपने खेतों में खुद के ईजाद किए नए नए तजुर्बे करता रहता था और उनके बारे में फेसबुक पर लिखता रहता था। इसी से उसकी और नाथूराम की इंटरनेट पर मुलाकात हुई थी। चुडावा के किसानों की तकलीफ ने उसे भी दुखी किया था। वो चुडावा जा चुका था। उसने वहां के सरपंच से किसानों की मदद की बाबत बात भी की थी, लेकिन सरपंच ने चंद्रकांत के कहे को एक मामूली किसान की बातें समझकर हंसी में टाल दिया था। उसके बाद चंद्रकांत ने चुडावा का इरादा छोड़ दिया था। फिर अचानक नाथूराम बाग में चंद्रकांत भोयर से फेसबुक पर एक दिन फिर टकरा गया। दोनों के पास आइडियाज थे, दोनों फॉरवर्ड लुकिंग थे, दोनों में चुडावा का जज्बा फिर जाग उठा। जब मिले तो दोनों चंद्रकांत की मारुति वैन में बैठकर चुडावा गए। सरपंच से मिलकर उन्होंने सारे किसानों से मीटिंग करने की बात की। क्यों किसानों से मीटिंग काय को? तुम क्या लीडर है? हम किसानों को बताएंगे कि केवल बारिश पर ही निर्भर मत रहो। तो ये बताने को तुम मीच मांगता है? मैं नहीं बताया क्या उनको? हमने भी बताया तो क्या हुआ? किसी का भला होता हो तो उसमें क्या, मेरा क्या? मने मेरा क्या? मैं तुम लोग का फॉर्मर लोग के साथ मीटिंग बिठाएगा तो मेरा क्या? कितना देगा? हम यहाँ लेने देने नहीं आए हैं, न हमारा इसमें कोई फायदा है। थाए सरपंच मंदार शिर के ताली बजाकर हंसा। तुम्हारा कोई फायदाच नहीं हाय। ऐसे ही आइले तुम गाड़ी चला के इतनी दूर से चूतिया बनाते हो। जाओ, मेरे गांव में तुम्हारा ये काला जादू चलने वाला नहीं हाय। बहुत दलीलें दी गईं लेकिन सब बेकार। नाथूराम और चंद्रकांत के किसानों से मिलने के लिए कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। रात को परभणी वापस आते में दोनों ने सोचा, न बुलाएं मीटिंग, हम हर एक से मिलेंगे। दूसरे दिन से सिलसिला शुरू हुआ। सुबह गांव पहुंचते थे, हर एक के खेत में जाते थे।
कोई मिला तो ठीक, नहीं तो सीधे बस्ती में जाते थे और वहाँ किसी एक से अपनी बात करने लगते थे। बाकी लोग अपने आप आ जाते थे और मजमा जुटने लगता था। बारिश इस बार भी नहीं हुई तो क्या करेगा बाबा, भगवान का जैसी मर्जी। भगवान ने पैदा किया है, भगवान ने कहा है कि हर जीव के भरण पोषण की जिम्मेदारी वो लेता है। लेकिन अगर हम हाथ पैर ही न चलाएं तो क्या खा सकेंगे? हाथ पैर तो हम चलाते हैं, फिर भी अगर हमारी किस्मत में नहीं है तो हम क्या करें? हाथ पैर के अलावा भगवान ने बुद्धि भी तो दी है, बुद्धि से पानी बरसेगा, एक ने कहा और सारे किसान हंस दिए। कुछ इस बहस को बेकार कहते हुए वापस चले गए, कुछ जो रुक गए वो भोएर और बागवे को बेवकूफ करार देते रहे। 5-6 दिन तक ऐसे सिलसिले अलग अलग जगहों पर चलते रहे। कुछ लोग चुपचाप अब भी इन पर हंसते रहे, कुछ अब सवाल पूछने लगे, कुछ वक्त काटने के लिए वहां बस खड़े होने लगे। पानी बोरवेल में भी मुश्किल से आता है, पीने के लिए दिक्कत है, ऐसे में खेती क्या करें? बोरवेल में पानी हमें मालूम है बस 400 फुट तक ही है, थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। पोखर सब सूख गए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी, सबकी। काय को? हमारी काय को? इसलिए कि जब बारिश आई, पानी बरसा, तो तुमने पानी संचय करने का कोई इंतजाम नहीं किया। पानी संचय? अरे पानी बरसता है तो क्या बाल्टी में भर के रखूं? वो कितना दिन चलेगा? क्या बात करता है तुम? बाल्टी में रखा पानी 2 दिन चलेगा, चलो माना 2 दिन चलेगा, तो अगर पानी बाल्टी की बजाय कुएं में भर कर रखो तो महीना भर चलेगा। हाँ, ऐसे ही जमीन के अंदर अगर पानी जमा करके रखो तो 6 महीने चलेगा। तालाब खोदकर भर लो तो साल भर चलेगा। ... फिर यदि साल भर बारिश नहीं हुई तो भी पानी की कमी नहीं होगी। सब किसानों ने एक दूसरे की ओर विस्मय से देखा। ये तो कभी सोचा ही नहीं था, मैंने अपने खेतों में किया है। गांव में 2 तालाब बनाए हैं। चंद्रकांत भोयर ने समझाया, हमेशा भरे रहते हैं, इसलिए पानी की कभी भी कमी नहीं पड़ती। हम आपको बताएंगे कि ये सब कैसे कर सकते हैं। उस मजमे में बंडिया भी था। बोला, एक बात पूछूं? क्या? तुम इधर काय को आया? तुमको ये बताने की बारिश पर ही निर्भर मत रहो, पुरुषार्थ करो। काय को? माने हमको ये बता के तुम्हारा क्या फायदा? हमारा क्या फायदा? कुछ नहीं। ये देखो भाई लोग, बंडिया ने सब की तरफ देखकर कहा, ये आया अपना किराया खर्च करके, पेट्रोल फूंक के, अपना टाइम लगा के, हमारा मदद के लिए। इसमें इनका कोई फायदा नहीं, ये भगवान है। सब किसान हंस दिए। मन्या नहीं हंसा, उसने कहा, तुम इसका सुनता तो है नहीं, इसे बोलने तो दो कि ये क्या बताने आया है। ए मन्या, चुप कर। मजमे में से एक किसान ने धमकाया, ये शहर के पढ़े लिखे हरामी लोग हन्य, ये हमारे मित्र नए हन्य, ये सब साले अपने फायदे के लिए इधर आए ले हन्य, इनका फायदा क्या है वो यही जानते हन्य। मन्या चुप हो गया लेकिन शांत नहीं हुआ, उसकी जिज्ञासा ज्यों की त्यों बनी रही। फिर एक तेज तर्रार किसान ने नाथूराम से मुखातिब होकर कहा, इस गांव में 3 आदमी आत्महत्या कर चुके हैं, हमें और आत्महत्याएं नहीं चाहिए। तुम लोग अपना ज्ञान कहीं और बांटो और यहाँ से जाओ। नाथूराम और चंद्रकांत दोनों मजबूर होकर वापस चलने लगे तो सरपंच ने धीरे से लेकिन जोर देकर कहा, जाओ, अब आए तो अच्छा नहीं होगा। एक बात मैं भी पूछूं? चंद्रकांत ने सरपंच से पूछा। क्या? किसानों के फायदे से तुम्हारा क्या नुकसान होगा? गांव के लोग समृद्ध होंगे तो सरपंच तो तुम ही हो, नाम तो तुम्हारा ही होगा। जवाब सरपंच के साथी से आया, अबे चूतिए, अगर गांव वाले समृद्ध हो गए, सक्षम हो गए तो साहेब को कौन पूछेगा बे? है। सरपंच ने साथी की ओर घूर के देखा, उसका हंसना बंद हो गया। फिर सरपंच मंदार ने चंद्रकांत से कहा, तुम्हारा इरादा क्या है? तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि गांव में खुशहाली हो। सरपंच चुप हो गया, बगैर बोले चला गया। उसके साथी भी उसके पीछे चले गए। उसी शाम को बंडिया ने अपने तजुर्बे से किसानों को ये समझाने की कोशिश की थी कि यदि नाथूराम और चंद्रकांत की बातों में आ गए तो जान से तो जा ही रहे हो, जमीनों से भी जाओगे, क्योंकि इनकी कथनी कुछ और है और करनी कुछ और। चाहे इत्तेफाक हो या जानबूझकर, ये बात कुछ इतनी ऊंची आवाज में कही गई थी कि चंद्रकांत और नाथूराम सुन ले। दोनों वैन की ओर चल ही दिए थे। चल यार, नाथूराम से चंद्रकांत ने कहा।
2 महीने होने आए यहाँ आते आते। जब किसानों को ही नहीं पड़ी तो हम कहाँ तक सर मरेंगे। बंद करें यहाँ आना। गाड़ी का दरवाजा खोला ही था कि एक किसान मन्या के पास आया। आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, हम इस तरह तो मर ही रहे हैं। आपकी बात मानने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। नाथूराम की नसों में फिर जोश दौड़ गया। मन्या को दूसरे दिन से नाथू और चंदू ने सक्षम होने के तरीके बताए। पानी भगवान बरसाता है, जमा करना हमारा काम है। इसके लिए कृत्रिम तालाब बनाने चाहिए, कुएं खोदने चाहिए ताकि साल भर पानी मिल सके। खेती के लिए जमीन की पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, कौन सी फसल कब उगाई जाए, बुआई कितनी कितनी दूर पर की जाए, बूंद बूंद सिंचाई के लिए व्यवस्था ऐसे कैसे की जाए कि पानी बिल्कुल बर्बाद न हो। आसपास के 2 किसान मन्या के कहने पर और आ गए। वे भी नाथू के बताए तरीके अपनाना चाहते थे। नौकरी छोड़ दूंगा, क्या मतलब? प्रोफेसर पांडे ने नाथूराम से पूछा। वहाँ मेरी जरूरत है, जानते हो नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है। लोगों की सेवा का मौका भी आसानी से नहीं मिलता सर। तुम तो कहते थे 15-15 दिन के लिए जाओगे, देख लिया न कि ऐसा नहीं होता। ऐसा करो, छुट्टी ले लो, साल भर की मैं सैंक्शन करवा दूंगा। रिसर्च करो, स्टडी करो, जो भी करो बस इस तजुर्बे को लेकर एक किताब या पेपर पब्लिश कर देना। बिल्कुल करूंगा। थैंक यू सर। नाथूराम ने पांडे जी के चरण छुए। गुरु ने आशीर्वाद दिया। नाथूराम और चंद्रकांत का काम चुधवा गांव में तकरीबन साल भर चला। इस बीच जितनी भी बारिश आए उससे कृत्रिम तालाबनुमा बनाए गए और खेती के और सिंचाई के तरीके बदले गए। जब फसल जमने लगी तो और किसानों की नजरों में चढ़ने लगी। एक दिन एक सरपंच का आदमी मिला, किसानों से मिलते हो, साहिब से भी तो मिलो। लगातार मेहनत के बाद मन्या और आसपास के लोगों की फसल अच्छी हुई और उन्हें पानी की तकलीफ भी नहीं हुई। इतना इंतजाम हो गया था कि यदि बारिश अगले साल तक न हो तो भी वे अपनी पानी की जरूरत पूरी कर लेंगे। एक दिन शाम के मन्या के खेत के पास चंद्रकांत और नाथूराम बैठे भाखड़ी और पिठला खा रहे थे कि गांव के कुछ किसान आए और उन्हें घेर कर खड़े हो गए। नाथू ने देखा लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया। वो सर झुकाकर खाने में लगा रहा। साहेब, एक किसान ने पुकारा। क्या? मन्या की खेती देखकर हम आपके पास आए हैं। अच्छा, हम अपनी जमीन के कागज लाए हैं, ये भी ले लो। हमारी जमीन पर भी ऐसी ही फसल पैदा करो। हम तुम्हारी जमीन के कागजात लेकर क्या करेंगे? तो क्या तुम हमारी जमीनें नहीं लोगे? हम तुम्हारी जमीन का क्या करेंगे? हमको बताया गया था कि तुम हमारी जमीनें ले लोगे। जमीनें तुम्हारी हैं, मैं कैसे ले सकता हूँ? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम खुशहाल हो जाओ बस। दूसरे दिन से गांव के बचे हुए दूसरे खेतों पर काम शुरू हो गया। भगवान ने भी मदद की और आषाढ़ में बारिश हो गई, जमीनें गीली हो गई और कुछ कुछ कुओं में भी पानी भर गया। इसी साल 2 महीने बाद सरपंच के चुनाव भी होने थे। चुनाव में मंदार शिर्के को इस बार भी निर्विरोध चुने जाने का पूरा भरोसा था, लेकिन गांव वाले कुछ और सोच रहे थे। देख रहे हो दादा क्या हो रहा है तुम्हारे आसपास? मंदार के सहयोगियों में से एक ने एक दिन कह ही दिया। क्या? गांव वालों में भावना ये है कि बंड्या को भड़का कर तुम्ही ने नाथूराम और चंद्रकांत के खिलाफ पोपोगंडा करवाया था। किया तो सालों ने काम, उनको रोका किसी ने बस, और उनका काम हो गया। क्या मतलब? मतलब ये कि सारे गांव वाले बंड्या को नाम धर रहे हैं और तुम्हारे नाम से थू थू कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे ही कारण गांव की तरक्की में देर हुई। तुम आने देते तो चंदू और नाथू बहुत पहले ही काम शुरू कर देते। लोग मन्या को सरपंच बनाने के चक्कर में हैं। ऐसा तो सोच लो, ये जो किसानों की आत्महत्या के नाम पर, गांव में सूखे के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, जिस नाम पर जो सरकारी गैर सरकारी रकम आती है वो तो जाएगी ही, जो इधर उधर कटौती करके आपके खाते में जाती है वो भी जाएंगी। ऐसा लाखों का मामला अचानक ठप हो जाएगा। फिर हमारा सोचो, हमारा क्या होगा? हम तो आपसे ही बंधेले हैं। ठीक है, मंदार ने दूर अंतरिक्ष में देखते हुए गहरी सोच के साथ कहा। 4 दिन बाद नारियली पूर्णिमा थी। बहन का सख्त बुलावा था। नाथूराम और चंद्रकांत को राखी बंधवाने परभणी जाना ही था। सुबह सुबह का वक्त था। मौसम में हल्की हल्की फुहारें थी और हवा में जरा जरा ठंडक।
दोनों वैन में बैठकर परभणी के लिए चल दिए। वैन गांव से निकलकर सड़क पर मुड़ने को हुई ही थी कि दाईं तरफ से न जाने कैसे पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ एक ट्रक आया और वैन से पूरे जोर से टकरा गया। मारुति वैन के परखच्चे उड़ गए और उसमें बैठे दोनों नौजवान हमेशा के लिए गांव से क्या दुनिया से ही चले गए। उस दिन गांव की लड़कियों ने शोक दिवस मानकर अपने भाइयों को राखी नहीं बांधी और न गांव के किसी घर में रात को चूल्हा ही जला। इस साल जब गणपति बैठाए गए तो झांकियों में चंदू और नाथू के पुतले बनाकर भी रखे गए। समय गुजरता गया लेकिन फिर कभी चुडावा गांव से किसी किसान के आत्महत्या की खबर नहीं आई। इस कहानी में बस इतना ही। दी एंड। अगर आपको ये स्टोरी टेलिंग सीरीज की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इसी तरह की और स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।